सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आज का वीडियो है कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए। विषय है विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2024 का मॉडल पेपर संपूर्ण हल के साथ। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। पूर्णांक रहेगा 70 अंक। दोस्तों 2.5 घंटे का अधिकतम समय मिलेगा जिसमें आपको कंप्लीट प्रश्न पत्र को हल करना है। पूर्णांक है 70 अंक। निर्देश हैं, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। पहला प्रश्न है, कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में निम्नलिखित की उपस्थिति को दर्शाता है। 4 उत्तर दिए गए हैं। 4 उत्तरों में से एक उत्तर ही सही है जिसे सामने ब्रैकेट में लिखना है, कोष्ठक में लिखना है। पहला उत्तर है वसा, ब मंड, से प्रोटीन, द विटामिन। सही उत्तर है ए वसा। कागज पर जो तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ का है वो वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। दूसरा प्रश्न है, पौधों का निम्न भाग मिट्टी के अंदर रहता है। सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वो कौन सा होता है जो मिट्टी के अंदर होता है? ए जड़, ब पत्ती, से तना, द पुष्प। सही उत्तर है ए जड़। पौधों का जो जड़ है वो मिट्टी के अंदर होती है। तीसरा प्रश्न, कॉकरोच में कितने जोड़ी पैर होते हैं? ए 1 जोड़ी, ब 2 जोड़ी, से 3 जोड़ी, द 4 जोड़ी। सही उत्तर है से 3 जोड़ी। कॉकरोच में 3 जोड़ी पैर होते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित जंतु रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। ए गाय, ब बकरी, से भेड़ या द ऊंट। सही उत्तर है द ऊंट। रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ऊंट को। पांचवा प्रश्न, 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर होते हैं। ए 10 मिलीमीटर, ब 100 मिलीमीटर, से 1000 मिलीमीटर, द 10,000 मिलीमीटर। सही उत्तर है ए 10 मिलीमीटर। 10 मिमी। 1 सेंटीमीटर में 10 मिमी या 10 मिलीमीटर होते हैं। छठा प्रश्न है, वस्त्र है। ए पारदर्शी, ब अपारदर्शी, से पारभासी, द उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है से पारभासी। बिल्कुल ना तो स्पष्ट दिखाई देता है ना ही अपारदर्शी है, थोड़ा धुंधला सा दिखाई देता है वस्त्र के आर पार, इसलिए उसे कहते हैं पारभासी। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ए मानव शरीर, ब रबड़, से लकड़ी या द प्लास्टिक। सही उत्तर है ए मानव शरीर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक मानव शरीर है। प्रश्न संख्या 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक रिक्त स्थान कहलाते हैं। यहाँ रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान में सही शब्द लिखना है। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान जल में रहने वाले जंतुओं और पादपों की उत्तरजीविता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न है, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को रिक्त स्थान कहते हैं। चौथा प्रश्न, वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं रिक्त स्थान आवास कहलाते हैं। पांचवा प्रश्न, किसी साइकिल के पहिए की गति रिक्त स्थान होती है। छठा प्रश्न है, विद्युत बल्ब में एक रिक्त स्थान होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। सभी रिक्त स्थानों के अब सही उत्तर देख लेते हैं। पहला रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक रिक्त स्थान कहलाते हैं, अर्थात पोषक कहलाते हैं। रिक्त स्थान में आएगा पोषक। दूसरा, रिक्त स्थान जल में रहने वाले
जंतुओं और पादपों की उत्तरजीविता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह रिक्त स्थान में आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जल में रहने वाले जंतुओं और पादपों की उत्तरजीविता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को रिक्त स्थान कहते हैं। रिक्त स्थान में आएगा स्त्री केसर। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। चौथा प्रश्न, वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं रिक्त स्थान आवास कहलाते हैं। यहाँ आएगा जलीय। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं वो जलीय आवास कहलाते हैं। पांचवा प्रश्न, किसी साइकिल के पहिए की गति रिक्त स्थान होती है। यहाँ होती है वर्तुल गति। किसी साइकिल के पहिए की गति वर्तुल गति होती है। छठा, विद्युत बल्ब में एक रिक्त स्थान होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। यहाँ आएगा तंतु अर्थात फिलामेंट। विद्युत बल्ब में एक तंतु या फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से सत्य ऑब्लिक असत्य कथन छांटिए। यहाँ कथन दे रखे हैं, इन्हें लिखना है कि ये कथन सही है या कथन गलत है। पहला, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं दीप्त पिंड कहलाती हैं। ये कथन सत्य है अथवा असत्य है बताना है। दूसरा, सूची छिद्र कैमरे के द्वारा देखे गए प्रतिबिंब सीधे होते हैं। यहाँ ये कथन ये बात सही है अथवा गलत है ये हमें टिक करनी है, बतानी है। तीसरा, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ये बात सही है या गलत ये बतानी है। चौथी, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। चौथा कथन है, दर्पण परावर्तन से धुंधले प्रतिबिंब बनते हैं। ये कथन सत्य है अथवा असत्य बताना है। छठा है, जब प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। ये कथन सही है या गलत ये हमें बताना है। अभी देखते हैं कौन कौन सा कथन सत्य हैं, कौन से असत्य हैं। पहला कथन, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं दीप्त पिंड कहलाती हैं। ये कथन सत्य है। दूसरा, सूची छिद्र कैमरे के द्वारा देखे गए प्रतिबिंब सीधे होते हैं। ये कथन गलत है, असत्य है। तीसरा, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ये कथन सत्य है, सही है। चौथा, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। ये कथन बिल्कुल असत्य है, गलत है। पांचवा कथन, दर्पण परावर्तन से धुंधले प्रतिबिंब बनते हैं। ये कथन असत्य है, गलत है। छठा, जब प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। ये कथन गलत है। प्रश्न संख्या 10, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। कॉलम ए में शब्द दे रखे हैं, पहला विलय, दूसरा धातु, तीसरा पारदर्शी, चौथा पारभासी। कॉलम बी में शब्द हैं ए कांच, बी चिकना कागज, सी चीनी, डी लोहा। इन में से सही शब्दों का मिलान करना है। आइए मिलान कर लेते हैं। विलय, विलय का जो घुल कौन सी जाती है, चीनी घुल जाती है, इसलिए चीनी से मिलान कर दिया है। धातु, धातु इनमें कौन सा है, कांच, चिकना कागज, चीनी और लोहा। लोहा धातु है इसलिए धातु से मिलान कर दिया है लोहे का। पारदर्शी से मिलान कर दिया है कांच का। पारभासी से मिलान कर दिया है चिकने कागज का। प्रश्न संख्या 11,
स्कर्वी रोग के कोई 2 लक्षण लिखिए। उत्तर, स्कर्वी रोग के लक्षण हैं, पहला लक्षण है मसूड़ों से खून निकलना, दूसरा लक्षण है घाव भरने में अधिक समय लगना। प्रश्न संख्या 12 है, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? उत्तर, हमारी कोहनी में हिंज संधि पाई जाती है। हिंज संधि में या तो आगे या पीछे सिर्फ एक ही दिशा में गति हो सकती है। इसी कारण हमारी कोहनी सिर्फ एक ही दिशा में अर्थात आगे की दिशा में गति करती है। इसी कारण कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती। प्रश्न संख्या 13, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। उत्तर, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त हमारे भोजन में रूक्षांश, आहारी रेशे और जल भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। प्रश्न संख्या 14, राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। उत्तर, हम जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, अतः 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, अतः 3250 अर्थात 3250 मीटर बराबर 1/1000 गुणा 3250। जब इसको सॉल्व करेंगे काट पीट के तो आएगा 3.250 किलोमीटर। अतः राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी किलोमीटर में है 3.250। प्रश्न संख्या 15, विद्युत सेल के कितने सिरे होते हैं? उत्तर, विद्युत सेल में 2 सिरे होते हैं जिनमें एक सिरा धनात्मक सिरा और दूसरा सिरा ऋणात्मक सिरा होता है। प्रश्न संख्या 16, केंचुए मिट्टी को किस प्रकार उपजाऊ बनाते हैं? उत्तर, केंचुए वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खा लेते हैं। उनका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुओं द्वारा किया गया यह कार्य ही मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जो पौधों के लिए फायदेमंद होता है। प्रश्न संख्या 17, जल तथा नमक के मिश्रण से नमक को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? समझाइए। उत्तर, जल तथा नमक के मिश्रण से नमक को निम्न प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। सबसे पहला, सर्वप्रथम जल तथा नमक के मिश्रण को एक बीकर में लेकर गर्म करते हैं। दूसरा, उसके बाद जल को निरंतर गर्म करते रहने से संपूर्ण जल भाप में बदल जाता है। तीसरी, इससे जल तो वाष्प बनकर उड़ जाता है और बीकर में नमक बचा रह जाता है। इस प्रकार वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा जल और नमक के मिश्रण से नमक को पृथक कर लिया जाता है। प्रश्न संख्या 18, 2 चुंबकों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण किन स्थितियों में पाया जाता है? स्पष्ट करें। उत्तर, जब 2 चुंबकों के असमान ध्रुव आमने सामने होते हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत जब दोनों चुंबकों के समान ध्रुव आमने सामने होते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रकार असमान ध्रुव आकर्षण तथा समान ध्रुव प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न संख्या 19, पक्षी उड़ सकते हैं, कारण सहित समझाइए। उत्तर, पक्षी उड़ सकते हैं क्योंकि पक्षियों का शरीर उड़ने के अनुकूल बना होता है। इनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिस कारण इनकी अस्थियां हल्की तथा मजबूत होती हैं। इनके पिछले पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के अनुकूलित होती हैं और आगे के पैरों की अस्थियां पंखों में रूपांतरित हो जाती हैं। इनके कंधों की अस्थियां मजबूत होती हैं तथा वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए
विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। प्रश्न संख्या 20। पंखे की पंखुड़ियाँ तथा घड़ी की सुइयाँ कैसे गति करती हैं? क्या इनकी गति रेलगाड़ी की गति जैसी होती है? उत्तर, पंखे की पंखुड़ियाँ तथा घड़ी की सुइयाँ वर्तुल गति करती हैं, अर्थात इनकी दूरी एक निश्चित बिंदु से हमेशा समान रहती है। इनकी गति रेलगाड़ी की गति जैसी नहीं होती, क्योंकि रेलगाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करती है। प्रश्न संख्या 21। छालन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग होता है? उत्तर, छालन एक पृथक्करण की विधि है जिसमें महीन कण तो छलनी के छिद्रों से छनकर नीचे निकल जाते हैं, जबकि अशुद्धियाँ बड़े कणों के रूप में छलनी में ही रह जाती हैं। प्रश्न संख्या 22। शेर तथा हिरण की आँखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित होती हैं? उत्तर है, शेर की आँखें उसके चेहरे के सामने की ओर स्थित होती हैं, जो कि उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती है, जबकि हिरण की आँखें उसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित होती हैं, जो कि प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती हैं। प्रश्न संख्या 23। वायु किस प्रकार उपयोगी है? स्पष्ट कीजिए। 5 अंक का प्रश्न है। उत्तर, वायु अनेक प्रकार से उपयोगी है। जैसे पहला उपयोग है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस हमारे लिए श्वसन और दहन के लिए आवश्यक है। दूसरा, वायु में उपस्थित गैस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पादप अपना भोजन बनाते हैं। तीसरा उपयोग है वायु का, वायु पवन चक्की को चलाने में सहायक है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने में, आटा चक्की चलाने तथा विद्युत उत्पादन में होता है। चौथा, वायु नावों को चलाने में, ग्लाइडर, पैराशूट और हवाई जहाज के संचालन में सहायता करती है। पांचवा, वायु की उपस्थिति के कारण ही पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े उड़ पाते हैं तथा वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के पराग कणों को इधर उधर फैलाने में सहायता करती है। प्रश्न संख्या 24। एक पत्ती की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। पत्ती का चित्र देख लीजिए। उत्तर देखते हैं। तने पर हरे रंग की जो संरचनाएं लगी होती हैं उन्हें पत्ती कहते हैं। पत्ती का वह भाग जिससे वह तने से जुड़ी रहती है पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती पर रेखित संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें शिराएं कहते हैं। इनमें से पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा पाई जाती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। शिरा विन्यास जालिका रूपी या समांतर प्रकार का हो सकता है। प्रश्न संख्या 25। विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक पदार्थों में क्या अंतर है? उत्तर, विद्युत चालक पदार्थ वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, अर्थात जिनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, वे विद्युत चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मानव शरीर, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि धातुएं विद्युत चालक पदार्थों के उदाहरण हैं। विद्युत रोधक पदार्थ वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, अर्थात जिनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, वे विद्युत रोधक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक जैसी वस्तुएं विद्युत रोधक पदार्थों के उदाहरण हैं। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। नमस्कार।
थैंक यू, धन्यवाद।